नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फिलहाल राहत की खबर आ रही है। सरकार का कहना यह है कि जब तक इस मुद्दे पर तस्वीर साफ नहीं होती, वो यूपीएससी से आग्रह करेगी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। ये इम्तिहान अगले महीने ही होने वाले थे। इससे पहले पिछले 10 दिन से लगातार आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, वो बड़ी तादाद में भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी मांग यह है कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CSET का जिस तरह का पैटर्न फिलहाल है, उसे हिंदी भाषी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंच रहा है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि इससे जो इंग्लिश स्पीकिंग शहरी युवा है उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। आंकड़े भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम दोनों तरफ की बहस और दोनों तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स, जो दलीलें हैं, वो सुनने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इतनी खामी थी इस पैटर्न में, इस सिलेबस में, तो क्यों 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और करीब करीब 2 साल की खामोशी क्या बताती है। पिछली सरकार का कदम क्या था, अब नई सरकार है, क्या नई तरीके से देखेगी इस पैटर्न को। मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से आते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा मेरे साथ MM अंसारी साहब हैं जो कि फॉर्मर CIC हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। और मेरे साथ मनोज झा हैं जो कि डायरेक्टर हैं IASscore.in के, और साथ ही एक छात्र भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं फिलहाल IAS एग्जामिनेशन की। अथर इमाम इनका नाम है, इनसे भी हम जानेंगे। ये उन छात्रों में भी शामिल हैं जो कि लगातार पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। सबसे पहले अथर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि जो 10 दिनों से आपने प्रदर्शन किया है, आप इसे कह रहे हैं कि आमरण अनशन किया है, फिलहाल आप क्या इस बात से आश्वस्त हैं जो सरकार ने आपको कहा है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है कि थोड़ा सा और टाइम आगे बढ़ा लिया जाए? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है तो सरकार ने हमारी बातों को काफ़ी गंभीरता से लिया है और पिछले 1 हफ्ते से ये मामला काफ़ी गर्म है। संसद में भी 3 बार इन मुद्दों को उठाया जा चुका है। खुद कल जितेंद्र सिंह हमारे कार्मिक मंत्री ने बयान दिया मीडिया में, और आज उन्होंने संसद में भी ये बयान दिया है कि 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित कर दी गई है जो CSET के पूरे पैटर्न को रिव्यू करेगी। आज हमारे अनशन स्थल पे हमारे क्षेत्र से जो बीजेपी के सांसद हैं श्री मनोज तिवारी जी आए थे और उन्होंने भी मुझे लिखित प्रमाण दिया है, लिखित उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट इस पर कुछ ठोस कदम उठाएगी और CSET को हटाने का जो हम लोगों की CSET को हटाने की जो मांग है उसको मान लिया जाएगा। जी, तो फिलहाल खबर ये भी आ रही है कि जो अनशन कर रहे थे छात्र कई सौ की तादाद में, फिलहाल वो अनशन जो है टूट गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि फिलहाल नई सरकार नई तरीके से देखेगी और तमाम मांगों को मानने की कोशिश करेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अंसारी साहब, ये बताइए, आप UGC के मेंबर भी हैं, उस लिहाज से भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि फिलहाल आपको 3 कौन सी ऐसी बड़ी खामियाँ नज़र आती हैं जो अभी हम उठा रहे हैं? पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि ये जो बच्चे सवाल जो रेज़ कर रहे हैं वो हैं जो हमारी हिंदी मीडियम स्कूल से, ख़ास करके छोटी जगहों से, गांव से और सबर्बन एरिया से आते हैं। यानी जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ के ये बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से आए हैं और इनको ये दुश्वारी हो रही है। हिंदी मीडियम और रीजनल बाकी भाषाओं में इनकी दुश्वारी यूँ हो रही है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ जो एजुकेशन है उसका मेयार है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो अर्बन एरियाज में जो इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन है, पहली बात। दूसरी ये है बात इसमें यह है कि इस सिलेबस में सच कोई ख़राबी नहीं है, सिवाय इसके कि ये तमाम जो पैसेजेस CSET में लिए जा रहे हैं वो इंग्लिश के पैसेजेस हैं और इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बड़े नेचुरल वे में उसको फॉलो कर लेते हैं, जबकि इसका बड़ा मैकेनिकल ट्रांसलेशन ये करते हैं और बहुत जगह ट्रांसलेशन भी गलत हो रहा है और उसमें से आंसर्स ढूंढना जो है वो बड़ा एक मुश्किल सा हो रहा है। तीसरी बात ये हो रही है कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में जो काफ़ी अंतर है उसकी वजह से ये जो हिंदी के जो बच्चे हैं उनको पढ़कर समझने में और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे सवालों को अटेम्प्ट करने में उनको काफ़ी समय लग जाता है। तो एक तो ये कि उनके लिए समय कम हो जाता है, इसलिए कि उनकी जो सोचने की जो एबिलिटी सलाहियत है वो थोड़ी सी स्लो है। दूसरा ये कि वो जो पैसेजेस इस तरह के हैं जो वो अननेचुरल किस्म के हैं, जो मैकेनिकल तरीके से इंग्लिश से हिंदी में लिए गए हैं। अगर इसी को
हिंदी पैसेजेस को लेकर इंग्लिश में मैकेनिकल तरीके से अगर ये ट्रांसलेट करें तो ये पूरा रिवर्स हो सकता है, ये रिजल्ट जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये इसकी बुनियादी कमियाँ हैं। हालांकि यूपीएससी ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है कि उसमें जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो लिया है और वो अच्छी चीज़ है। एक और भी इसमें बहुत बड़ी खामी है जो मैंने देखा ये कि कुछ 2 या 3 ऐसे पैसेजेस हैं जो इंग्लिश में हैं और इंग्लिश में ही उसका आंसर है। तो इसमें क्लियरली 100% एडवांटेज इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिल जाता है, जबकि हिंदी मीडियम के बच्चों को ये नुकसान हो जाता है। तो ये जो पूरा कॉमन जो ग्राउंड है, ये पूरा कॉमन ग्राउंड नहीं बन पाता। और यहाँ पे इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे वो हैं जो प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर आते हैं, गाँव में पढ़कर आते हैं, वहाँ का एक तो स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो कहीं ना कहीं जो एक अखिल भारतीय जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस पर भी फर्क पड़ रहा है। मनोज, आप शायद इस बात से सहमत नहीं है कि हिंदी वालों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि आंकड़ा ये बता रहा है कि इस साल जो सिविल सेवा के लिए चुने गए हैं उन लोगों में 1122 लोगों में 26 जो प्रतिभागी हैं वो सिर्फ हिंदी मीडियम से चुने गए हैं। आंकड़े बिल्कुल सही है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि कम सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम है इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैकेनिकल ट्रांसलेशन है वो एक अलग चीज़ है, उसको अलग नज़रिए से देखना चाहिए। आप किसी भी कंपटीशन को, चाहे वो आईएएस हो चाहे किसी भी एग्जामिनेशन को, इस दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली द नेचर ऑफ स्कोर डिसाइड्स कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा। आज से अगर 3 साल पहले आप देखें एग्जामिनेशन को तो बहुत सारे IITians थे जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते, फिजिक्स नहीं लेते, और वो पाली पढ़ के गए हैं और पाली में उनको 420, 430, 440 नंबर तक आए हैं और वो अंदर चले गए। और फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस पर ह्यू एंड क्राई हुई कि साहब कैसे ऐसे हो सकता है कि एक पाली पढ़ के लड़का 440 लेके IAS बन गया। और कभी भी आप हिस्ट्री में 440, 450, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दैट स्कोर। अभी भी इस सिस्टम में भी देखें, अगर मेन एग्जामिनेशन की आप बात करें तो मेन एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ भी बैठ रहा है, मैथ्स के साथ भी बैठ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इक्वेट कैसे होगा? जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मीन्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इक्वेट कैसे करेंगे। दूसरा, हिंदी बेल्ट के सिलेक्शंस हैं, हिंदी भाषी में कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अगर फॉर्मेट की बजाय ये हो कि अगर मार्क्स आप थोड़ा बहुत रिड्यूस करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें इसी सेट की, इंस्टेड ऑफ 200 यू कैन मेक इट 100, आप 100 उसको कर ले, 150 कर ले। खैर वो यूपीएससी का प्रोरोगेटिव है, यूपीएससी और सरकार डिसाइड करेगी उसमें। यानी आप क्या ये कह रहे हैं कि जो एबिलिटी है एक स्टूडेंट की, एक उम्मीदवार की जो IAS का इम्तहान देता है, उस पर शक होता है कि अगर पाली या किसी और लैंग्वेज के थ्रू ज़्यादा नंबर हासिल करके आगे निकल जाते हैं? आपका ये कहना है कि और जो एक टेक्निकल एजुकेशन जो चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए वो कम है? मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी फॉर्मेट बना ले, किसी न किसी को फेवर होगा अनटिल अनलेस इस तरह से। तो फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन में स्कोर का पैटर्न ही ऐसा है। फिर आप एक काम करें, सब कुछ खत्म कर दें, जनरल स्टडीज का एक पेपर रखें, सबके लिए इक्वल है। कल कोई ऑप्शनल पे उठाएगा ना कि साहब तमिल लिटरेचर को, मलयालम लिटरेचर को, मैथिली लिटरेचर को इतने मार्क्स कैसे मिल गए? जो पिछले साल का टॉपर है उसको 300+ मार्क्स है लिटरेचर में। कई बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। पूर्वानंद, आपकी क्या राय है इस पर जो की बात कह रहे हैं मनोज झा और एक तरफ अंसारी साहब कह रहे हैं? दोनों के बीच में बात कहाँ समझ में आ रही है आपको? मुझे लगता है कि ये आंदोलन एक बहुत अच्छा मौका है इस बात पर विचार करने का कि इस देश में प्रशासकों को चुने जाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मसलन मेरे मन में हमेशा यह सवाल उठता है कि क्यों ऐसा है कि इस देश के नौकरशाह, जिनको साहसी होना चाहिए, जिनको विवेकपूर्ण होना चाहिए, जिनको संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी मौके पर फिसल जाते हैं और घुटने टेक देते हैं। तो फिर हम किस तरह की प्रशासनिक सेवा बना रहे हैं? हम ये कहते हैं कि ये देश के सर्वोत्कृष्ट मस्तिष्क है। सर्वोत्कृष्ट मस्तिष्क सबसे ज़रूरी और सबसे कठिन मौके पर सबसे कमजोर साबित होते हैं। लेकिन ये सवाल तो आप मॉरलिस्टिक उठा रहे हैं। नहीं, यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि एक मौका है कि हम पूरे तौर पर इस प्रक्रिया पर विचार करें। और इसीलिए जो प्रश्न सीसैट का प्रश्न उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा संकीर्ण है और इस पर आंदोलनकारी छात्रों को भी सोचना चाहिए, उससे ज़्यादा है कि भारतीय, सिर्फ हिंदी माध्यम नहीं, भारतीय भाषाओं के छात्र, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र, और उसमें मैं अंसारी साहब से व्यावहारिक तौर पर सहमत होते हुए भी बुनियादी तौर पर असहमत हूँ। मसला ये नहीं है कि वो थोड़ा स्लो हैं, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि
उनकी इंटेलेक्ट में कमी है और उनकी ट्रेनिंग कमज़ोर है और इसलिए उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा यह कहना है कि भारत की जो सर्वोच्च संस्था है यूपीएससी, वो अभी भी अंग्रेज़ी में सोचती है बुनियादी तौर पर, और फिर भारतीय भाषाओं को अनुवाद की भाषा के रूप में लेती है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसे सुन लीजिए। और हम हिंदी में सांस लेते हैं, उसी में ओढ़ते बिछाते हैं, लेकिन मुझे तो यह वाक्य समझ में नहीं आया। यह मेरे एक छात्र ने फेसबुक पर स्टेटस के रूप में लगाया है। ये यूपीएससी के इम्तहान से लिया गया वाक्य है। संगठनात्मक प्रबंधन और प्रतिकार के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा उपरिमुखी प्रभाव प्रयास के माध्यम से अनुसरण किए जा रहे मनोवैज्ञानिक संविदा की क्या प्रवृत्ति होती है। मैं चुनौती देता हूं कि यूपीएससी का कोई भी माननीय सदस्य इसका अर्थ समझा दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अथॉरिटेटिव टेक्स्ट या आधिकारिक टेक्स्ट अंग्रेजी को मानते हैं और बाकी तमाम हिंदुस्तानी ज़ुबानों को आप अनुवाद की ज़ुबानें मानते हैं। और इसलिए मैंने पिछले 3 दिनों में जो अध्ययन किया, उससे मुझे लगा कि बहुत ही हास्यास्पद होता जा रहा है और खुद यूपीएससी के लिए विचारणीय सवाल इसमें और भी कई हैं कि जिस तरह का काम इन आईएएस ऑफिसर्स का होता है, जिसमें कि आईएफएस ऑफिसर्स भी बनते हैं, जिनको बाहर दूसरे देशों से जाके उनके लोगों से जाके भी डील करना पड़ता है, एक मिनिमम लेवल ऑफ जिसे कॉम्पिटेंस कहते हैं, चाहे उसमें भाषा आप देख लें या एक जो पॉलिश्ड होना जिसे हम बार बार कहते हैं। हम ये शक नहीं कर रहे हैं कि गांव से आया लड़का पॉलिश नहीं हो सकता, लेकिन उसको जितना समय लगेगा, क्योंकि आईएएस बनने के ठीक बाद 1 साल के बाद ही फ़ौरन उसे मैदान में उतर जाना पड़ता है। आपको लगता है क्या ये ज़्यादा उम्मीद करना है? एक ऐसा देश जो कि अपने को सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि अर्बन टच लिए हुए एक पॉलिश्ड लड़का, इंग्लिश स्पीकिंग लड़का जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, इसमें क्या हर्ज है? देखिए, पिछले 60 साल में हिंदुस्तानी शिक्षा भी बहुत बदली है। औपनिवेशिक दौर में हम ये मानते थे कि इसी तरह के लोगों को उच्च शिक्षा में आना चाहिए। अब ये तय हुआ कि नहीं, उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी के अलावा दूसरी भी होगी और इस पर हमें विचार करना होगा। बुनियादी सवाल यह है कि क्या आप हुक्मरान तैयार कर रहे हैं या आप भारतीय जनता को उसके लिए जो सहूलियतें हैं, उसके लिए जो योजनाएं हैं, उनको सुचारू रूप से लागू करने वाले प्रशासक तैयार कर रहे हैं, और वो जाहिर है उन्हीं के बीच से आएंगे। रहा सवाल आईएफएस या दूसरी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हिंदी माध्यम से या मलयाली माध्यम से या तमिल माध्यम से या उर्दू माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को कोई भी दूसरी भाषा, जो शोध हमें यह बतलाता है वह यह कि यदि आपने घर परिवार की भाषा में के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की है तो आपके लचीलापन भाषा सीखने का बढ़ जाता है। आप अंग्रेजी या कोई भी जुबान बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अभी भारत के उच्चतम अधिकारियों में से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा हिंदुस्तानी जुबानों में हासिल की है और वह अंग्रेजी बहुत ही फर्राटे से बोलते हैं, बहुत उम्दा अंग्रेजी लिखते हैं, उनको कहीं दिक्कत पेश नहीं आती। लेकिन अंसारी साहब, इसमें जैसी दिक्कतों की बात करें, जी हाँ, मैं आती हूँ आपकी तरफ। अंसारी साहब, इसमें ये भी एक दिक्कत देखी गई है कई बार, खासकर जो फॉरेन सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं, कि वो सर्विसेज में आने के कई सालों बाद भी शायद उस अवस्था में नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ अंग्रेज़ी और एक अर्बन माहौल के साथ अपने को एडजस्ट कर पाते हो। मैंने खुद ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जो अभी भी जूझ रहे हैं इस बात से। देखिए, हमारे यहाँ हमारे समाज में अब एक तो वो हैं जो डे 1 से ABCD पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं उसी बात की तरफ पहले भी इशारा कर रहा था जो अपूर्वा जी हमसे एग्री नहीं कर रहे। दूसरी ये कि जो बच्चा गांव में पढ़ता है वो पता नहीं उनको 6 या 7th या 8th में जा कर के ABCD उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो और दूसरी ये कि ये जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो जाहिर है कि 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन लर्नर्स हैं और वहाँ 1st जनरेशन लर्नर्स हैं। तो ऑल ऑफ सडन न तो उनका प्रोनाउंसिएशन इतना आ पाता है, न तो उनका इतना कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा हो सकता है। और जितने ऑफिशियल ड्राफ्ट्स तैयार करने होते हैं वो जो सिचुएशंस इसमें दी जा रही हैं, सीसैट सिचुएशन दी जाती हैं, केस स्टडी दी जाती हैं जिसमें से उनको आंसर्स ढूंढने हैं। तो जिस तरह की इन्होंने आपने के सामने इन्होंने लैंग्वेज पढ़ी, वो इतनी कठिन लैंग्वेज है कि उसमें से वो आंसर्स निकालने बहुत मुश्किल होते हैं, उसमें टाइम बर्बाद हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये इतना मैकेनिकल तरीके से किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप हिंदी के पैसेजेस को आप इंग्लिश में इसी तरह से ट्रांसलेट कर दीजिए, ये पूरा रिजल्ट जो है रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कमी है कि हमारे पास
जो ये बच्चे जो है अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, और उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग वगैरह है, वो बहुत अलग है। एक और भी बात है कि आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर और थर्ड जनरेशन लर्नर, और सरकारी स्कूलों में खासकर हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें जो पढ़ाई का स्तर है शायद वो पब्लिक स्कूलों में जो बड़े बड़े शहरों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मुकाबला मुश्किल है। मतलब इसको मुश्किल है, हम बहुत फर्क की निगाह से ना देखें तो शायद एक रियलिस्टिक होकर भी देखने की कोशिश करें। वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दूसरा ये कि इसमें ये टेस्ट किया जाता है सीसैट में कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। तो आप ये देखिए, एक जो बच्चा गांव में रहता है उसके पेरेंट्स या उसके आसपास के माहौल में क्या होता है, किस तरह की सिचुएशन है और एनालॉजी वो लेकर के डिसीजन लेता है। एक बच्चा जो शहरों में रहता है वो बहुत काफ़ी उसका एक्सपोजर है कि आखिर इंस्टीट्यूशंस किस तरह की होती हैं, वो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या है, और काफ़ी मीडिया का भी एक्सपोजर होता है। तो उनको उनकी बहुत सारी एजुकेशन जो है वो स्कूलों से अलग भी हो जाती है, स्कूलों में अलग हो जाता है। जबकि गांव में जो बच्चा पढ़ के निकल के आ रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, आजकल गांव-गांव से लोग इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और एमए तक पढ़ाई कर लेते हैं। अब जाहिर है कि वो बुकिश उनकी नॉलेज होती है, कोई सोशल वो बैकग्राउंड उनका ऐसा नहीं है जहाँ से कि ये सब आंसर्स ढूंढ निकालें। और शायद सीखने में कई साल हमने जो उसके एलिमेंट्स देखे हैं जो सीसैट के, वो इस तरह के हैं कि उसमें से वो आंसर्स ढूंढना, एक तो उन बच्चों के लिए समय की कमी हो जाती है, दूसरी ये कि वो उन सिचुएशंस को कभी उन्होंने फेस किया ही नहीं है लाइफ में। अब जाहिर है कि उनको डिफिकल्टी होती है। लेकिन इसमें मुश्किल ये भी हो रही थी कि इंटरव्यू तक में उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो अंग्रेजी में बोलते हैं, हालांकि ऑप्शन देने के बावजूद भी उनको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या अपर क्लास समझा जाता है या ज़्यादा सेलेक्ट करने के लायक समझा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अतर मैम कुछ कहना चाहते हैं, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन ये बताइए मनोज झा कि क्या सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि जो ये डिसएडवांटेज है, जो हमारा बेशतर भारत का हिस्सा है जो गाँव में बसता है, अभी भी 2/3 जो भारत है वो भी गांव में बसता है, इसको एक एडवांटेज में कैसे तब्दील किया जाए, या वाकई इसको हमेशा से एक ये कमी रहेगी ही जब एलीट सर्विसेज की बारी आती है, क्योंकि जो रीडिंग मटेरियल है वो भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी में अवेलेबल है, और अगर ग्लोबली आप कम्पीट करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी से मुँह नहीं चुरा सकते। देखिए, ये फॉर्मेट या क्वालिटी स्टूडेंट या हिंदी में आएंगे तो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट बनेंगे या इंग्लिश में आएंगे तो बहुत ख़राब ब्यूरोक्रेट बनेंगे, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम। आप सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम कैसे बिहेव करता है, कैसे आपको ट्रेन करता है, कैसे चेक एंड बैलेंसेस आप पे रखता है, आपकी ग्रूमिंग कैसे होती है, आपकी सिस्टम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ट्रेनिंग कैसी हो रही है, दे आर सो मेनी थिंग्स टू डिसाइड। उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। और अब सवाल दूसरा है, ये जो सवाल है वो है क्वालिटी ऑफ कंडक्शन, कि आप जब एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और अभी जो बात है वो टेक्निकल ज़्यादा है, टेक्निकल एरर्स उसमें ज़्यादा हैं। उस टेक्निकल एरर को कम करके भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। ज़ीरो न्यूट्रलिटी पे लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि ऐसे कोई फॉर्मेट हो जो ज़ीरो न्यूट्रलिटी हो और पूरे इंडिया को के स्टूडेंट के लिए समान हो, ऐसा मुश्किल है। ऐसा मुश्किल। अतरे मैम आप कुछ कह रहे हैं, वापस आते हो फिर। जी, जहाँ तक सर बात सुनी मैंने, ये सीसेट जो मैम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो लड़के मेंस में, प्रीलिम्स में एप्टीट्यूड के नाम पे पास कर जाते हैं, तो आप देखिएगा कि 2011 के बाद लगातार मेंस के कट ऑफ में गिरावट आई है, इवन 20% तक रिड्यूस हो गया। तो मेंस में भी तो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। ये सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पे तो शुरू हुआ था, लेकिन ये अब स्पीड टेस्ट बन गया है। आप 3 घंटा समय दें, आप 4 घंटा टाइम दें, तो एक हिंदी मीडियम का लड़का भी उसको सॉल्व कर देगा 75 क्वेश्चंस। तो अब जितने भी कैट के कोचिंग थे, जितने भी कोचिंग वाले कैट की तैयारी कराते थे, वो सीसेट की तैयारी करा रहे हैं। तो आपने यूपीएससी में कैट के लोगों को लाके घुसेड़ दिया बाहर से। एक ऐसा तबका है जो 80 से 90% क्वेश्चन सीसेट में बिना कुछ पढ़े कर लेता है, और जीएस जनरल स्टडीज में वो तबका एकदम दिवालिया है। 15 से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर देते हैं किसी तरह तुक्के में, और वो सिलेक्ट हो जाते हैं और मेंस ड्रॉप कर देते हैं। अतरे मैम जो सवाल उठा रहे मनोज, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में, जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल जीरो पे लेकर आना, जहाँ हर तबका, हर आदमी ये महसूस करे कि उसके लिए बिल्कुल सही है ये पैटर्न, ये सिलेबस, ऐसा मुश्किल है। मनोज भाई कह रहे हैं, और सहमत लगती हूँ मैं उनकी बात से। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर एग्ज़ाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आप आईआईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। हिंदी वालों ने कभी आईआईटी और आईआईएम और कैट के एग्ज़ाम पे ऑब्जेक्शन तो नहीं किया। ये सिविल सर्विस, तो यहाँ डाइवर्सिटी आपको लानी पड़ेगी।
अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, उनसे जुड़े लोगों की जिम्मेवारी। सीपीएफ का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, अदर एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती है। एक स्टेट के अंदर इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी, इसका अंदाजा आप यूपी जैसे स्टेट से लगा सकते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न, बिहार में कितनी डाइवर्सिटी है, वहाँ भी पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी ने भी सीसेट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उनके प्रश्न का आप स्तर देखिए, ये अनड्यू एडवांटेज देना एक स्पेशल क्लास को, तो इट मीन्स कि आप इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट आईआईएम और आईआईटी के लड़कों का प्लेसमेंट कर रहे हैं यूपीएससी में। ये भी हो गया अपूर्वानंद जी, इससे ये भी एक जाहिर होता है कि और मैं एक बात मैं और बता देता हूँ, ये ट्रांसलेशन वाला जो इशू है, सिर्फ इशू ट्रांसलेशन का नहीं है, ये अनड्यू एडवांटेज देने का है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे और ये सिर्फ एंटी हिंदी नहीं है। आप देखेंगे तो रूरल बैकग्राउंड का रिप्रेजेंटेशन तो 2009-10 में 63 से 67% बच्चे सिलेक्ट होते थे, वो 27% पे आ गए। मैं देख रही हूँ, मेरे पास भी आंकड़े हैं। अपूर्वानंद जी, इससे कहीं ना कहीं ये भी जाहिर होता है कि काफ़ी रिजिड हैं हम एक समाज के तौर पर, चाहे वो एजुकेशन में 3 साल और 4 साल वाला बढ़ावा देने की कोशिश की गई हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हुई हो, जहाँ भी कोई बदलाव या रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाती है, हम फिर वापस वहीं पहुँच जाना चाहते हैं, और इतना हंगामा, इतना प्रोटेस्ट होता है कि जो पहले वाली चीज़ थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसके बावजूद भी हम लगातार शिकायत करते रहते हैं कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स उस क्वालिटी के, वो कॉम्पिटिटिवनेस उसमें नहीं है। आपने शिकायत की कि मोरालिटी का जो स्तर उनमें होना चाहिए एक ऐसे देश को संभालने के लिए, वो नहीं है, लेकिन बदलाव से फिर भी हम लगातार बचते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है, बदलाव लगातार होते हैं, और ये तुलना मुझे थोड़ी सी अन्यायपूर्ण लगती है जो आपने 4 ईयर और इसके बारे में की कि अभी ये 2 साल पहले आया फिर हंगामा हो गया। प्रश्न यह है कि जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके आधार पर क्या हमें समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए सिर्फ परिवर्तन कर दिया गया, अगर वो अविचारित परिवर्तन है तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 कि क्या कभी इस देश ने यह नहीं सोचा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है, आईआईटीज़ ने इस पर सोचना शुरू किया है कि कोचिंग के जरिए ही आपके देश के प्रशासक निकल रहे क्रैक करते हैं, तो अंततः आप क्रैक करते हैं। आईआईटीज़ ने इस पर 3 साल पहले सोचना शुरू किया कि जिनको हम बेस्ट कहते हैं वो कुछ नहीं, वो क्रैक करने का उनको नुस्खा मालूम हो गया, फॉर्मूला मिल जाता है। तो आप मुखर्जी नगर चले जाइए, मनोज जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ वो एक नंबर्स की बात है, ये नहीं तो वो इसलिए कि क्रैक करना सिखाते हैं। तो और इसीलिए आगे चलकर जब उनको वाकई अपनी रीजनिंग अप्लाई करनी होती है, जिसमें साहस चाहिए, जिसको आप मोरालिटी कह रही है, मैं उसको कह रहा हूँ रीजनिंग है, वो वहाँ वो फेल कर जाते हैं। जहाँ उनको दिखलाई पड़ता है कि एक सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, वहाँ वो इंतजार करते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनको क्या कहता है, रोबोटिक जबकि उनके सामने संविधान है, संविधान में उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन चूंकि उन्होंने क्रैक किया है तो मैं उसको मोरालिटी ऑफ रीजन कह रहा हूँ, जिसका वो इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। इस प्रश्न पर कभी हमें विचार करना चाहिए, शायद इसी आंदोलन के बहाने विचार करना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो जंगल खड़ा हो गया है, जहाँ से आपके प्रशासक निकल रहे हैं, ये इस देश के लिए कितने स्वस्थ। अंसारी साहब, ये बताइए, अब बिल्कुल फिलहाल लास्ट हम दौर में बिल्कुल प्रवेश कर चुके हैं कि ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स, इसमें अपूर्वानंद भी सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल है जो ये उठा रहे हैं, शायद हो सकता है सिलेबस में ये इनका जवाब ना मिले जो ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे 3 बदलाव हैं जो होने चाहिए? जो बदलाव हुआ है उसको तो रजिस्ट किया गया, लेकिन फिलहाल ऐसे कौन से 3 बदलाव हैं जो होने चाहिए? देखिए, हमारे पास 3 तो बदलाव के कोई हल नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज भी हम अंग्रेज़ी में ही सोचते हैं, अंग्रेज़ी में ही लिखते हैं, और उसका रीजनल लैंग्वेजेस में या हिंदी में हम उसका अनुवाद पेश कर देते हैं। आप हमें बताइए, कौन बड़ा साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट वो हिंदी में या रीजनल लैंग्वेजेस में अपने पेपर छापते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं? तो देखिए, ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है, और जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। और ये बच्चे जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, शायद ये डिस्क्रिमिनेशन अभी परसिस्ट करेगा। दूसरी तरफ हमारे पास एक चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नेंस के, और ख़ास करके इस ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट में, जहाँ हमें ये रिफॉर्म ले आना है। अगर हमें रिफॉर्म ले आना है तो अब जाहिर है कि यहाँ पे हम इंग्लिश का सहारा ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ग्लोबलाइज लैंग्वेज है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 3/4 हमारी वो पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, उनकी वो एजुकेशन वहाँ भी होती है, उनके भी अपने एस्पायरेशंस हैं, वो इस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारी पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है, पद्धति है, जो हमारा इवेल्युएशन सिस्टम है, वो बिल्कुल उसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। इसलिए कि जब तक
खासकर इन प्रशासकों को जाके वहीं गांव में काम करना है, उन्हीं लोगों के बीच जिनको समझना है। अगर वहां से कोई आएगा अपनी जड़ों से तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाए। मनोज झा, आप किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो अपूर्वानंद जी कह रहे हैं, इसमें कि किसी भाषा के आधार पे साहस, मॉरलिटी, वैल्यू ये तय करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ये सवाल अलग से उठा मैंने भाषा का प्रश्न उठाया नहीं, तो भाषा से इसका रिश्ता नहीं। अगर इस तरह से होगा तो वो एक सिस्टम का पार्ट है, वो एक बिल्कुल अलग है। सवाल ये उठता है कि आप जीरो न्यूट्रलिटी पे नहीं ला सकते। अब एग्जामिनेशन को कैसे देखना है, इस पे डिबेट चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा। आप बदलाव किस तरह से देखना चाहते हैं? आप जब छात्रों को ट्रेन कर रहे होते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको खटकती है, आपको लगता है अगर ये साफ हो जाए तो शायद बेहतर स्टूडेंट्स जो हैं, बेहतर उम्मीदवार हम दे पाएंगे देश की प्रशासक सेवा को? मुझे लगता है कि अगर आप मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा और बेहतर करें और सब्जेक्ट की वैरायटी आप जनरल स्टडीज़ में बढ़ाएं, और ये जो बाइसनेस है थोड़ी सी कि ऑप्शनल के प्रति और सीसेट के प्रति, इसको चेक एंड बैलेंस करके आप थोड़ा सा इसमें सुधार की जा सकती है। इट्स वेरी इजी टू डू इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज झा, प्रोफेसर अपूर्वानंद, प्रोफेसर अंसारी और अथर इमाम जो हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि नई सरकार जो कि एक नई दिशा की तरफ देख रही है, लेकिन उम्मीद के साथ साथ ये भी की जानी चाहिए कि तब्दीली जब होती है उसको जिस तरह से रेजिस्ट हम कर रहे हैं, अब जबकि बदलाव हो कम से कम उस दिशा में हो जो कि देश के लिए भी बेहतर हो, इस प्रशासनिक सेवा के लिए भी बेहतर हो। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।